जय हिंद साथियों, प्रेस के ऑनरेबल मेंबरान, आज हम आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संजीदा विषय आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक नई पेंशन पॉलिसी आई है, तो इसलिए आज हम मोटे तौर पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस डिफेंस रिलेटेड इश्यूज को लेकर। तो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे साथी संजीव सिंह जी मीडिया डिपार्टमेंट से, हमारे साथी संदेश सिंगालकर जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से हैं, नागपुर से आए हैं, हमारे साथ में पश्चिम प्रदेश में काम करने वाले कर्नल सुधीर कुमार, ये भी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को इत्तला किया गया था कि हमारे साथ मेजर जनरल सतबीर सिंह, सेना मेडल, जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारे साथ शिरकत करनी थी आज, लेकिन अचानक उनके गले में समस्या हो गई तो बोल नहीं पा रहे, तो इस वजह से वो नहीं आए। क्योंकि ये मैटर बहुत संजीदा है, पूरे देश के सैनिकों के सम्मान से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ने एज ए प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इसके ऊपर लीड लेते हुए संज्ञान लिया। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से फौजियों के साथ, देश के सैनिकों के साथ, देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खड़ी है। और इसका संज्ञान लेते हुए हमने वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, उनको लिखा कि आप अपना स्टैंड बताइए और साथ में हम आपका साथ देने के लिए और सभी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को साथ देने के लिए तैयार और इसकी लीड लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे में समय कम था, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना समर्थन हमें भेजा है, कहा है कि हमारी तरफ से आप बात रखिए, हम आपके साथ हैं। तो साथियों, हमारे बीच में मोदी सरकार ने अपने देश की सेना के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। बड़ा वक्तव्य है, लेकिन वाकई में यह सर्जिकल स्ट्राइक है। देश का सैनिक जो देश की सरहदों के ऊपर गर्मी में, आंधी में, तूफान में, ठंड में -40-50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर खड़ा रहता है, उसके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए मोदी सरकार ने उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। जब हमारा सैनिक देश के लिए लड़ता हुआ कुर्बान हो जाता है, तो देश ने उसके मान और सम्मान को रखने के लिए एक डिसेबिलिटी पेंशन या एक्स ग्रेशिया रिलीफ का प्रोविजन रखा हुआ है। अब एक नई पॉलिसी आई है जिसका नाम है एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023, जिसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया। इसके तहत सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी है वो एक गलत पॉलिसी है, सेना के मान सम्मान से खिलवाड़ करने की पॉलिसी है, देश की सुरक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने की पॉलिसी है। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर जो पहला और दूसरा पहरा है, दूसरे पहरे में वो लिखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं पुराने जिनको उन्होंने संज्ञान में लिया है। अगर कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर कोई भी कार्रवाई या नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है।
जिसको पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास किया जाना चाहिए। हमारे डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट 1948, उसको बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, और कोई भी आर्मी का एक्ट, इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल आर्मी ऑर्डर्स कोई भी अगर जारी किए जाते हैं तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों सदनों में वो पास किए जाते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से पास किए जाते हैं। उसके बाद ही वो रूल वाकई में लीगल रूल बनता है। इस पॉलिसी को जारी करने के लिए डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट, DESW, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको जारी किया है। तो ये मेरे ख्याल से किस लेवल तक इसकी परमिशंस ली गई हैं, लेकिन एट द आउटसेट प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये इलीगल और अनटेनेबल पॉलिसी है, और इसलिए देश के वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस इस पॉलिसी का पुरजोर विरोध करती हैं और आउटसेट पे और इसका पूरी तरह से खंडन करती हैं और रिजेक्ट करती हैं। इसके खिलाफ हम लीगल एक्शन भी लेंगे। लीगली सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम इसका संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर क्या लीगल पोजीशन बनती है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। साथियों, ये मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है, देशभक्त है, देश की सेना के लिए प्यार है, जो उनको बार बार देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है। तो ये झूठा राष्ट्रवाद है। देश के लोगों को बरगलाइए मत, बेवकूफ मत बनाइए कि आप देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके जो क्रियाकलाप हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो इसके विपरीत दिखाई देते हैं। पूरी तरह से विरोधाभास है जो वो देश के सामने कहते हैं और जो वो करते हैं। अगर वो देश की सेना के साथ खड़े रहते तो आज 1 रैंक 1 पेंशन हमें सैनिकों को पूरी तरह से मिल चुका होता। OROP 2 की जो विसंगतियां जिस तरह से उन्होंने डाली है, JCORs की पे और पेंशन को कम करने का काम किया है, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके अलावा नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जिसकी बहुत पुरानी डिमांड थी, जिसको नहीं इन्होंने किया, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। देश की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। EME, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसका मैं एक सैनिक हूं, जो एक सुई से लेके और एयरक्राफ्ट तक हर चीज की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का काम करती है। हमारे बिना कोई भी फाइटिंग आर्म्स लड़ाई में नहीं जाता है, क्योंकि कहीं पे भी किसी जगह पे भी रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने उसको सर्विसेज के बहुत सारे एलिमेंट्स को प्राइवेटाइज करने का काम किया है। देश की कैंटोनमेंट बोर्ड्स को खत्म करने का काम किया है। 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, जो 150 साल पुराने कैंटोनमेंट बोर्ड चल रहे थे, उनको खत्म किया गया है। इन्होंने देश के शॉर्ट सर्विस सैनिकों से जो 5 साल या 10 साल सर्विस करते थे, उनसे उनके बेनिफिट ले लिए। इसी तरह से जो सबसे बड़ा देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ प्रहार किया गया है, वो है अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम। 1 रैंक 1 पेंशन हम मांगते हैं, वो उनके लिए नो रैंक और नो पेंशन। 18 साल में भर्ती, 19 साल में भर्ती, 22 साल और 23 साल के अंदर रिटायरमेंट, 10 लाख 11 लाख का एक्स ग्रेशिया अमाउंट। क्या वो जिंदगी चलाएगा? नहीं चलाएगा। क्या उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर इस नौकरी के दौरान उनको डिसेबिलिटी हो जाती है
तो क्या उस डिसेबिलिटी को इस पॉलिसी के अंदर कवर किया गया है? नहीं किया गया है। तो अग्निवीर को कैसे डिसेबिलिटी मिलेगी? अगर वो हताहत हो गए या वो शहीद हो गए तो उनको कुछ एक्स ग्रेशिया मिलेगा, लेकिन इस डिसेबिलिटी के अंदर उसके अंदर कोई भी उनका कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। जो सैनिक किसी वजह से सैन्य शक्ति के अंदर काम करने के लिए इनवैलिड हो जाते थे, हताहत होने की वजह से, घायल होने की वजह से, तो वो सेना के अंदर काम करने के लायक उनको नहीं माना जाता था, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस ऐसी थी, तो उनको इनवैलिड आउट किया जाता है। पहले कोई भी सैनिक अगर 1 साल में इनवैलिड हो जाता था, सियाचिन में लड़ता लड़ता या हाई ऑल्टीट्यूड में या नॉर्थ ईस्ट में लड़ता हुआ, तो उसके लिए पेंशनरी बेनिफिट्स थे, लेकिन आज वो खत्म कर दिए गए हैं। उसके लिए कम से कम मिनिमम सर्विस कंडीशन लगा दी गई है 10 साल। इसका मतलब 10 साल से नीचे के सैनिक जो है उनको घायल होने का अधिकार नहीं है। क्या ऐसी स्थिति के अंदर हमारी सेना बिना बोझ के, बिना स्ट्रेस के काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो साथियों, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। अब डिसेबिलिटी पेंशन जो है हमारी, उसके 2 हिस्से हुआ करते थे। एक हिस्सा था सर्विस पेंशन और दूसरा होता था डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। जो रेगुलर सर्विस करके शेप 1 पूरी तरह से सेहतमंद वापस आते हैं तो उनको सर्विस एलिमेंट मिलता है, और जो लोग डिसेबल हो जाते हैं किसी भी कारणवश इन द लाइन ऑफ ड्यूटी काम करते हुए, तो उनके लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया था। तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट मिलकर सर्विस टोटल मिलाकर कंबाइंड तौर पे डिसेबिलिटी पेंशन बनाया जाता था। लेकिन आज इन्होंने इस पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलिमेंट को खत्म कर दिया है, उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम कर दिया है इम्पेयरमेंट रिलीफ। जैसे ही आप इसको इम्पेयरमेंट रिलीफ कहते हैं, तो ये पेंशन ना रह के एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट होगा जो मंथली दिया जाएगा, जो पूरी तरह से लीगली भी और सेना के काम काज के खिलाफ है, उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी के खिलाफ है। इससे रिलेटेड एक और चीज आती है, वो है जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर इनकम टैक्स रिलीफ दिया जाता था। जो डिसेबल्ड सोल्जर हैं उनको डिसेबिलिटी के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रूल्स के तहत उनकी पेंशन को पूरी तरह से मान और सम्मान देते हुए उनको इनकम टैक्स फ्री किया हुआ था। लेकिन जैसे ही नाम बदली हुआ, पेंशन से रिलीफ हुआ, तो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स के प्रोविजन के तहत ये ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ टैक्स बेनिफिट्स होगा। तो क्या मोदी जी देश के सैनिकों का एक दिया हुआ बेनिफिट, इनकम टैक्स रिलीफ का बेनिफिट वापस लेना चाहते थे? और उसके लिए उन्होंने एक ये नई पॉलिसी बनाई जिसके अंदर ऐसे प्रोविजन डाल दिए कि जो देश मान और सम्मान करते हुए उनको टैक्स रिलीफ देता था, वो खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब सर्विस कंडीशंस आपने पहले से लेआउट की हुई हैं और आप एक सैनिक को एक मापदंड के तहत शेप 1 कंडीशन के अंदर उसको इंडक्ट करते हैं, तो शेप 1 में ही वो वापस आना चाहिए।
अगर शेप 1 में वापस नहीं आता तो किसी भी एरिया में उसने काम किया हो तो उसको डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और उसको निगेट करते हुए इन्होंने बहुत ही कानूनों को बहुत ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया है इसके अंदर, जो कि देश के सैनिकों के मोराल के लिए, देश की सेना के लिए उनके खिलाफ है। इसके साथ साथ मैं आपको दो पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा, सिविलियन और डिफेंस डिसेबिलिटी सिस्टम के बारे में। सिविलियन डिसेबिलिटी सिस्टम के हिसाब से गुवाहाटी में बैठे हुए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी, जवान या कोई भी पर्सनल, अगर उसको हार्ट अटैक आ जाता है या कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो कवर होती है उनके डिसेबिलिटी रूल्स के अंदर, जिसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के ऑर्डर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। इसके अंदर हार्ट अटैक जैसी बीमारी जो किसी को भी आ सकती है, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज ने सही प्रोविजन किया हुआ है। लेकिन गुवाहाटी में बैठा हुआ या इम्फाल में लड़ाई लड़ता हुआ या अरुणाचल की हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में या जम्मू एंड कश्मीर के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के अंदर या इंसर्जेंसी एरिया के अंदर हमारे अगर किसी भी सैनिक को अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो वो इस चीज के लिए कवर नहीं होता। तो ऐसी ऐसी विसंगतियां इन्होंने डाली हुई हैं। साथियों, आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 73 साल है और हमारे फौजियों का जो लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन है, वो 63 साल है। 10 साल, इस 10 साल की कॉम्पनसेशन कहां है? जब हमारा साथी, हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसका स्ट्रेस का, एनवायरमेंटल कंडीशन का, क्लाइमेटिक कंडीशन का, स्ट्रेन का, पेन का, सबका असर पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर और इसी वजह से हमारी जो एवरेज है, एवरेज लाइफ आम नागरिकों से तकरीबन 10 साल कम है। इस 10 साल की कॉम्पनसेशन कहां है? मोदी जी, मैं सवाल पूछता हूं आपसे कि आपने क्या इन चीजों का संज्ञान लिया जब ये आपने इनको डिसेबिलिटी पेंशन को जिस तरह से आपने कम करने का काम किया? आपने इसका संज्ञान नहीं लिया। आप देश की सेना के बेनिफिट्स को लगातार कम कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 29 सितंबर 2017 को सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उड़ी सेक्टर के अंदर और उससे अगले दिन 30 सितंबर को एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेटर जारी किया गया जिसके तहत डिसेबिलिटी पेंशन्स को आधा कर दिया गया। देश ने इस सर्जिकल स्ट्राइक का जो सैनिकों ने की उसका तो बहुत समर्थन किया, मोदी साहब ने उसकी वाहवाही लूटी, लेकिन देश के लोगों ने, देश की सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने अगले दिन जारी किए हुए नोटिफिकेशन को गलत ठहराया और उस प्रेशर के अंदर मोदी सरकार को इसको वापस लेना पड़ा और वो लेटर विड्रॉ किया गया। आज मैं आप प्रेस के नुमाइंदों से, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि आप देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं या देश की सरकार के साथ खड़े हैं? देश की सरकार अपने सैनिकों को मान और सम्मान ना देकर उनके एक
दिए हुए मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, उनके कैबिनेट मिनिस्टर से कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को, हम लोग 3-3 महीने की सर्विस काट के आते हैं सियाचिन के अंदर, आप अपने बच्चों को 1 महीने के लिए भेज दीजिए। भेजने का कष्ट करें, हिम्मत करें। अगर आपने ये हिम्मत की और उसके बाद अगर उनको कोई डिसेबिलिटी या कोई परेशानी हुई तो हम फिर अगर आप ऐसा काम करेंगे, इतना साहस दिखाएंगे, तो हम आपसे ये डिमांड नहीं करेंगे। आप भेज के तो देखिए, लेकिन आप में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है। साथियों, इसके अलावा हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। सभी वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस इस डिसेबिलिटी के खिलाफ हैं। इस डिसेबिलिटी के साथ जो आने वाले और प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि डिसेबिलिटी एलिमेंट खत्म होते ही, जैसे ही हमारे सैनिक की डेथ होती है तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट चला जाएगा, जिसको इंपेयरमेंट रिलीफ कहा जाता है, कहा जाएगा आज के बाद। और जो हमारी विधवाएं हैं, विधवा पेंशन, जो फैमिली पेंशन दी जाती है, अगर 100 रुपया पेंशन थी तो 100 रुपया का 60% उसको कर दिया जाता है जब सैनिक की, वेटरन की डेथ हो जाती है। और अगर उसको 100 रुपए के साथ 100 रुपया और डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी तो उसको 60 जमा 60 120 रुपया विधवा को पेंशन मिलती थी सैनिक के जाने के बाद। आज उसी विधवा को 100 रुपए का जो इंपेयरमेंट रिलीफ है वो खत्म हो जाएगा। 100 रुपए की सर्विस पेंशन जो है उसमें से सिर्फ 60 रुपया मिलेगा, तो उसकी 200 रुपए की पेंशन घटकर सिर्फ 60 रुपया रह जाएगी। 140 रुपया परसेंटेज में अलग अलग रैंक के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन इतना बड़ा रिडक्शन जब आप करोगे तो देश में हाहाकार मचेगा। देश के पूर्व सैनिक सड़कों पे उतरेंगे। आज का सैनिक कल का पूर्व सैनिक होगा, और हर सैनिक का मान सम्मान रखना सरकार का काम है। हम अपने सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या आप ऐसी सिचुएशन लाना चाहोगे जिसके तहत आपके पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरेंगे? आपके सैनिक के दिमाग में शंका रहेगी कि मैं देश की सरहदों पे खड़ा हूं, कल मेरे को डिसेबिलिटी हो गई तो मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, और मेरी इस डिसेबिलिटी पेंशन का क्या होगा, ये इंपेयरमेंट रिलीफ बनने के बाद मेरे ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा। ये सवाल बहुत गहन है, आप मीडिया वालों को ये सवाल पूछने चाहिए। और मैं आखिर में कुछ बात कहना चाहूंगा कि कितना फाइनेंशियल इंपैक्ट है इस डिसेबिलिटी सिस्टम का। देश में डिसेबिलिटी सिस्टम का 4000 करोड़ रुपया देश के एक्सचेकर से जाता है, सिर्फ 4000 करोड़। इस 4000 करोड़ रुपए को बचाने के लिए मोदी साहब ने कितना बड़ा गेम रचा है। 8000 का जहाज अपने लिए ले सकते हैं, अपने साथियों का, अडानी का 1,15,000 करोड़ का लोन माफ कर सकते हैं, और पता नहीं कितनी कितनी स्कीम चालू कर सकते हैं। देश के सिपाहियों के, देश के सैनिकों के कंधों पर रखकर अपनी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और अपनी झूठी राष्ट्रवाद की बंदूक चलाने का काम करते हैं, लेकिन अपने देश के सैनिकों के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद मान और सम्मान रखने के लिए 4000 करोड़ आपके पास नहीं है। शर्म आती है मोदी सरकार और मोदी साहब आपके ऊपर कि आपने अपने देश के सैनिकों को इतना कम आंका, उनको इतना सस्ता आंका कि आज आप 4000 करोड़ उनके ऊपर नहीं खर्च कर पा रहे हैं। आज मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की
एक रचना रश्मि रथी, जिसमें वो एक दृश्य के बारे में जिक्र करते हैं जब श्री कृष्ण पांडवों को संदेशा लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं और उनसे न्याय के नाम पर 5 गांव मांगते हैं, तो दुर्योधन वो 5 गांव भी नहीं दे सका और दुर्योधन हरि को बांधने का आदेश देते हैं। इस दृश्य के बारे में कवि ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है। हमारे 4000 करोड़ इसी दृश्य के रूप में आप देख सकते हैं। तो कवि ने कहा है, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वह साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। मोदी जी, इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप अपने विवेक को दोबारा से जागृत करिए और देश के सैनिकों को उनका मान और सम्मान देने का काम करें। एक और बात मैं अंग्रेजी की कहावत है कहना चाहूंगा और आप लोग अपने जहन में बिठा लीजिए कि जब भी कभी देश में, देश की सरहदों पे फौजियों की जरूरत पड़ती है तो एक अंग्रेजी कहावत है, गॉड एंड सोल्जर्स आर रिमेंबर्ड ओनली इन डेंजर। उनको सिर्फ दुख में ही याद किया जाता है। डेंजर पास्ट, गॉड इज फॉरगॉटन एंड सोल्जर इज स्लाइटेड। भगवान को भूल जाते हैं और देश के सोल्जर को कम आंकना शुरू कर देते हैं। ये हमारे देश की मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी सैनिकों के ऊपर, पूर्व सैनिकों के ऊपर और देश की सुरक्षा प्रणाली के ऊपर। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सड़कों पर और हर जगह पर इसका विरोध करेंगे और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि बिना विलंब के इस डिसेबिलिटी इंपेयरमेंट सिस्टम को, इस नई पॉलिसी को इमीडिएटली इसको वापस लिया जाए और अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हम इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन करेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप इसे वापस करें। मोदी जी, मैं आपको फिर यकीन दिलाना चाहता हूं कि देश के सैनिक देश के लिए लड़े हैं, देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें एक ही चीज आती है, लड़ना आता है अपने देश के लिए, अपने हकों के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए। हम लड़ेंगे और 2024 में भी लड़कर अपनी वोट और चोट की जोर से आपको याद दिलाएंगे कि देश के सैनिक आपको इस मगरूर सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। जय हिंद। कोई सवाल है? देखिए, आज हमारे साथ इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के मेजर जनरल सतबीर सिंह, जो कि 1 रैंक 1 पेंशन के बहुत बड़े हमारे आंदोलन को लीड किया उन्होंने, तो वो भी आने वाले थे। हमने इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट को, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग को भी हमने न्योता दिया है। तो सभी एक्स सर्विसमैन संगठन इस बात में एकजुट है कि ये स्कीम गलत है और इसके खिलाफ हम एक लीगल ओपिनियन लेंगे पूरी अच्छी तरह से। और कांग्रेस पार्टी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते ये हमारा अधिकार और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के सैनिकों के साथ खड़े रहें। और देश की वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना संदेशा भेजा है, जनरल सतबीर साहब ने भी अपना संदेशा भेजा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हमें जो भी कांग्रेस पार्टी से मदद मिल सकती है उसके लिए उन्होंने बात की। कांग्रेस पार्टी अपने देश के सैनिकों के साथ सुप्रीम कोर्ट में, लीगली, सड़कों पर, आंदोलन में, मोदी सरकार के
ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और पार्लियामेंट में इन बातों को उठाने के लिए और देश की सरकार को इसको वापस लेने के लिए मजबूर करने के सभी उपयुक्त कदम उठाएगी। और इसके आपने ट्रेलर देख ही लिया होगा। कल हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक ट्वीट करके कहा है कि ये डिसेबिलिटी पेंशन का जो नया मसौदा है ये गलत है, और उन्होंने अपने तफसील से अपने ट्वीट में कहा है ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी एक डिमांड एक्स सर्विसमैन कमीशन बनाने की है। आज अगर ये एक्स सर्विसमैन कमीशन बनाया गया होता तो हम सबसे पहले एक्स सर्विसमैन कमीशन के अंदर इसकी गुहार लगाते। तो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि एक्स सर्विसमैन बनाने की डिमांड काफ़ी पुरानी है, इसको लागू किया जाए ताकि हमारी जो इस तरह की समस्याएं हैं उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर एक्स सर्विसमैन कमीशन के जरिए हम इसको समस्या का निदान करवा सकें। जैसे उनकी एनआईए झूठ बोलते हैं। एनआईए को मणिपुर की स्थिति के बारे में सही ज्ञान नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में काम किए हुए आईपीएस अधिकारी को वहां पर आप इंस्टॉल कर एज गवर्नमेंट का एडवाइजर बनाकर कुछ वहां से हासिल कर सकते हैं? नहीं, आपका कॉन्सेप्ट गलत है, आपकी समझ गलत है। आपको वहां पर 3 कोर कमांडर या 57 डिव कमांडर एडवाइजर हमेशा से रहे हैं गवर्नमेंट के। अगर उनको सही समय पर इंस्टॉल किया होता, सही समय पर उनको लगाया गया होता और सरकार की संलिप्तता इस मणिपुर के अंदर नहीं होती तो आज मणिपुर जल नहीं रहा होता। आज मणिपुर के 2 हिस्से बन चुके हैं, एक प्लेन्स का और एक हिल्स का। हिल्स में कुकीज नागा ट्राइब्स हैं और भी कई ट्राइब्स हैं। जो वैली है उसके अंदर मैथी डोमिनेटेड एरियाज हैं। हम लोगों ने वहां पे काम किया है। आप म्यांमार से आने वाले टेररिस्ट को आप ब्लेम करते हैं। आपके पास देश की सेना है, इंडियन आर्मी है, बहुत सक्षम है। वो सर्जिकल स्ट्राइक आज से नहीं, आज से 40 साल पहले से वो करती रही है। वहां पर म्यांमार के जंगलों में हम लोग जाके एक्शन करते रहे हैं। मैं 2002 से 2004 तक वहां पे था, उसके बाद 2012 और 14 के बीच में वहां था। तो पहले से हम करते रहे हैं ये काम। तो अपने आर्म फोर्सेस को सही तरह से इस्तेमाल करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस को सही तरह से इस्तेमाल करें और पॉलिटिकल हल इसका ढूंढें। जिस तरह से हमारे सैनिकों, जो सैनिक हमारे छुट्टी आ रहे हैं वहां पे, सैनिकों के साथ हमारा सैनिक मारा गया। हमारे असम राइफल्स की एक सैनिक की पत्नी को नग्न करके उसको सड़कों पर चलाया गया। मोदी जी, ये शर्म की बात है, मोदी सरकार की शर्म की बात है। वो झूठ बोलते हैं। नहीं, say again, I didn't get you. देखिए, मोदी साहब G20 करते हैं,
G20 में लोगों को बुलाते हैं, अपना डंका बजवाते हैं और यहाँ से जाते ही एक प्राइम मिनिस्टर सरकार के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का पूरी तरह से एक फेलियर है। हमारा नेबरहुड पिछले 10 साल में हमारा नेबरहुड खराब होता चला गया। श्रीलंका हमसे दूर हो गया, भूटान भी हमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, नेपाल हमसे दूर हो गया। और जो ये अग्निपथ स्कीम, आपको जानकर हैरानी होगी कि अग्निपथ स्कीम की वजह से नेपाल सरकार ने एक फैसला लिया कि नेपाल के नेपाली सोल्जर गोरखाज हमारे गोरखा रेजिमेंट में आते थे और काम करते थे देश की सेना के लिए, देश के सैनिक देश की सरहदों पे काम करते थे। आज नेपाल ने उनको भारत में फीड करने से मना कर दिया गया है और चाइना उन सैनिकों को बुला रहा है। और मर्सनरी सेना जो रशिया में यूक्रेन की लड़ाई लड़ रही है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई लड़ रही है, वहां पर जा रहे हैं। तो हमारा एक ये जो कॉरिडोर हुआ करता था चाइना और इंडिया के बीच में, 3200 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसके अंदर से 1400 किलोमीटर हमारे पास एक बीच में कुशन था नेपाल के नाम पे, वो कुशन हमारा खत्म हो गया है। अगर वही गोरखा सैनिक अगर चाइना की फौज में जाने शुरू हो जाएंगे और हमारे सैनिक वहां छुट्टी बिताएंगे, उनके सैनिक वहां पे छुट्टी बिताएंगे, तो कैसे हमारे देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ कैसा खिलवाड़ होगा, ये आपको जानकर मेरे ख्याल से आपको बताना जरूरी था। तो ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी। अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन ये एक अलग मैटर है, उसके बारे में अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। देखिए ऐसा है, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के सैनिकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आज हम उसके तहत अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके लिए स्पेशल अलग समय होगा, अलग वातावरण होगा, अलग बयान होगा। देखिए, इस पे बात करना उचित नहीं है आज के वातावरण में, लेकिन आपको एक बात जरूर कह दूं कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर सुबह आप देखते हैं 50 तरह की चीज़ें, आपको गलत चीज़ें आपको फीड की जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तत्व काम कर रहे हैं, जो लोगों को मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, हम कई चीज़ों में कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड चीज़ें होती हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा और आज अपनी बात को यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।